नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ज़रूरी और दिलचस्प विषयों पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास देखिए शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ, उसकी ताज़ा बैठक की जानकारी है। फिर अफ़गानिस्तान में जो दुखद भूकंप आया, उसकी खबरें हैं। एक काफ़ी ख़तरनाक अमीबा के बारे में भी चेतावनी है। और भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ अहम आंकड़े और हाँ, शहरों में ये जो शोर का बढ़ता संकट है, उस पर भी नज़र डालेंगे। जी। ये सारे जो स्रोत हैं, ये हमें समझने में मदद करेंगे कि दुनिया में और हमारे आसपास क्या चल रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग जानकारियों से सबसे काम की बातें निकालें, ताकि कम वक्त में एक पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं एससीओ से। हाल ही में इसकी एक बड़ी बैठक हुई है। जी। हाँ, एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, यह आजकल काफी चर्चा में रहता है। जरा संक्षेप में बताएं, ये है क्या असल में और इतना अहम क्यों माना जाता है? बिल्कुल। देखिए, एससीओ को आप एक तरह से यूरेशिया का एक बड़ा ग्रुप या क्लब कह सकते हैं। इसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान जैसे कई बड़े देश शामिल हैं। ये सरकारों के बीच का एक स्थायी संगठन है। और दिलचस्प बात यह है कि ज़मीन के लिहाज से और आबादी के हिसाब से भी ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह है। इसमें दुनिया की लगभग 40% आबादी आ जाती है। 40% काफी ज्यादा ये तो। हाँ, और इसका काम सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। ये अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति ऐसे कई मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच तालमेल बिठाने का काम करता है। और हाल ही में चीन के तियानजिन में इसकी 25वीं शिखर बैठक हुई। सुना है ये काफी बड़ी बैठक थी इस बार। हाँ, 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुई ये बैठक काफी अहम थी। ये एससीओ के इतिहास में पहली बार हुआ कि सभी 10 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए। अच्छा। उनके बीच सीमा विवाद सुलझाना। फिर 2001 में जब उज़्बेकिस्तान शामिल हुआ, तब ये एससीओ बना। और भारत और पाकिस्तान कब आए? भारत और पाकिस्तान 2017 में सदस्य बने। फिर ईरान जुड़ा और अभी हाल ही में मतलब 2024 में बेलारूस भी इसका सदस्य बन गया है। तो मतलब ये लगातार बढ़ रहा है। भारत के लिए इस मंच का क्या मतलब है? और ये जो तियानजिन बैठक हुई, इसमें भारत का क्या रुख रहा? देखिए, भारत के लिए एससीओ काफी अहमियत रखता है। 2017 में सदस्य बनने के बाद से ही भारत इसे 3 चीजों के नजरिए से देखता है। एस यानी सुरक्षा, सिक्योरिटी, सी यानी कनेक्टिविटी और ओ यानी अवसर, अपॉर्चुनिटी। तियानजिन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर मतलब निर्णायक कार्रवाई करने पर जोर दिया। खासकर जो सीमा पार से आतंकवाद होता है, उसकी निंदा की। उन्होंने कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली परियोजनाओं का भी समर्थन किया, जैसे ईरान का चाबहार पोर्ट है या फिर आईएनएसटीसी कॉरिडोर। आईएनएसटी। जी, और एक खास प्रस्ताव भी दिया कि सभ्यताओं के बीच बातचीत का एक मंच बनाया जाए। कनेक्टिविटी और आतंकवाद, ये तो भारत के लिए हमेशा से ही बड़े मुद्दे रहे हैं। लेकिन क्या एससीओ इन पर वाकई कुछ ठोस कर पाता है, खासकर तब जब सदस्य देशों में ही आपस में तनाव हो, जैसे भारत चीन या भारत पाकिस्तान के बीच? बिल्कुल सही कहा आपने। यही एससीओ की सबसे बड़ी चुनौती भी है और शायद संभावना भी। एक तरफ तो ये एक ऐसा मंच है जहां भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान के नेता एक ही मेज पर होते हैं। यहाँ रैट्स जैसी व्यवस्था है, मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो आतंकवाद विरोधी सूचना साझा करने में मदद करती है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो सदस्य देशों के आपसी तनाव हैं, वो इसकी प्रभावशीलता को कमजोर भी करते हैं। ये भी सच है। तियानजिन बैठक पर भी यूक्रेन युद्ध का साया तो था ही, जिसने संगठन के अंदर के मतभेदों को शायद और उजागर किया। हाँ, वो तो है। हालांकि इसी बैठक के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की एक द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई थी, जिसमें रिश्तों को बनाए रखने पर सहमति बनी। तो आगे क्या? एससीओ का भविष्य कैसा दिखता है आपको? देखिए, एससीओ की अपनी महत्वाकांक्षाएं तो हैं, विस्तार की भी, जैसे अपना विकास बैंक बनाने का प्रस्ताव है, कनेक्टिविटी पहले हैं, डिजिटल सहयोग है। लेकिन ये राह आसान नहीं है। अंदरूनी मतभेद, खासकर भारत चीन सीमा विवाद और सदस्य देशों के बीच आर्थिक असमानताएं, ये बड़ी चुनौतियां हैं। अब अध्यक्षता किर्गिस्तान के पास गई है और अगली बैठक बिश्केक में होगी, तो देखना होगा कि ये संगठन इन चुनौतियों से कैसे निपटता है। दिलचस्प है कि कैसे एक क्षेत्रीय संगठन वैश्विक राजनीति का अखाड़ा भी बन जाता है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग और दुखद विषय पर आते हैं। अफगानिस्तान में जब भूकंप आया, जी, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हुए। झटके तो यहाँ दिल्ली तक महसूस हुए थे। हाँ, मैंने भी महसूस किए थे। भूकंप आते क्यों हैं, ये तो हम स्कूल में पढ़ते हैं,
लेकिन ये वाला इतना विनाशकारी कैसे हो गया? देखिए, भूकंप मूल रूप से तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, उसमें अचानक से ऊर्जा निकलने की वजह से आता है। हमारी जमीन कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है और ये प्लेटें लगातार खिसकती रहती हैं, बहुत धीरे धीरे। जब इन प्लेटों के किनारों पर, मतलब फॉल्ट लाइन पर, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अचानक टूटता है और उसी से जमीन कांप उठती है। अफगानिस्तान वाला जो भूकंप था वो भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने वाले जोन में आया है। ये काफी एक्टिव जोन है। लेकिन 6.0 तीव्रता को एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा विनाशकारी नहीं मानते आमतौर पर। फिर इतनी तबाही क्यों हुई? इसके मुझे लगता है 2 मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि भूकंप का केंद्र, मतलब फोकस, जमीन की सतह के काफी करीब था। इसे उथला केंद्र या शैलो फोकस कहते हैं। जब केंद्र उथला होता है तो सतह पर झटके ज्यादा तीव्र महसूस होते हैं। अच्छा। और दूसरा और शायद ज्यादा अहम कारण उस इलाके की अपनी भेद्यता है। मतलब वहां की जो इमारतें हैं वो शायद भूकंपरोधी नहीं बनी थीं और बचाव और राहत की तैयारी भी शायद उतनी मजबूत नहीं थी। इसीलिए कम तीव्रता के बावजूद नुकसान इतना ज्यादा हो गया। यहीं पर शायद वो तीव्रता और परिमाण का फर्क समझना जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड वो बताता है कि भूकंप में कुल कितनी ऊर्जा निकली, जो इस केस में 6.0 थी। लेकिन तीव्रता यानी इंटेंसिटी वो ये बताती है कि किसी खास जगह पर उसका असर कितना महसूस हुआ, कितना विनाश हुआ, जो यहाँ पर साफ तौर पर काफी ज्यादा थी। भारत में भी तो भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है, खासकर हिमालय वाले इलाकों में। बिल्कुल। भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। पूरा हिमालयी क्षेत्र, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक, फिर गुजरात का कच्छ इलाका, और यहाँ अक्सर छोटे मोटे भूकंप आते भी रहते हैं। बड़े भूकंप की आशंका तो हमेशा बनी ही रहती है, इसलिए तैयारी बहुत जरूरी है। वाकई प्राकृतिक आपदाओं के सामने तैयारी सबसे बड़ा हथियार है। अब एक और चिंताजनक खबर पर आते हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी है। केरल से ब्रेन ईटिंग अमीबा के मामले सामने आ रहे हैं। ये सुनने में कितना डरावना लगता है। हाँ, ये वाकई बेहद गंभीर मामला है। नेग्लेरिया फाउलेरी नाम का ये अमीबा है, जिसे आम बोलचाल में ब्रेन ईटिंग अमीबा कह दिया जाता है। ये एक बहुत छोटा सूक्ष्म जीव है जो गर्म ताज़े पानी में पाया जाता है, जैसे झीलें, नदियाँ, गर्म पानी के झरने, और यहाँ तक कि अगर स्विमिंग पूल ठीक से साफ न किए गए हों तो उनमें भी मिल सकता है। और केरल में इसके मामले बढ़ रहे हैं। जी, इस साल केरल में इसके कुछ मामले सामने आए हैं और कुछ दुखद मौतें भी हुई हैं। खासकर बच्चों में ज्यादा असर कर रहा है। लेकिन ये दिमाग तक पहुंचता कैसे है? क्या ये पानी पीने से होता है? नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है कि पानी पीने से इसका संक्रमण नहीं होता है। अच्छा। खतरा तब होता है जब इस अमीबा वाला पानी किसी तरह नाक में चला जाए। जैसे मान लीजिए कोई तैर रहा है या डुबकी लगा रहा है, तो नाक के रास्ते ये सूंघने वाली नस, जिसे ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, उसके जरिए सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है और वहां ये दिमाग के टिश्यू को नष्ट करना, मतलब एक तरह से खाना शुरू कर देता है। इसलिए इसे ब्रेन ईटिंग कहते हैं। जी, इसीलिए। और ये भी जानना जरूरी है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। और इसके लक्षण क्या होते हैं? क्या इसका कोई इलाज है? शुरुआत में इसके लक्षण आम मेनिंजाइटिस जैसे ही लगते हैं, जैसे तेज बुखार, भयानक सिरदर्द, उल्टी होना, गर्दन में अकड़न महसूस होना। लेकिन ये बीमारी, जिसे प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस या पैम कहते हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ती है। मरीज को दौरे पड़ सकते हैं, वो कंफ्यूज हो सकता है, उसे अजीब चीजें दिख सकती हैं और वो कोमा में भी जा सकता है। और सबसे डराने वाली बात ये है कि लक्षण शुरू होने के आम तौर पर 1 हफ्ते के अंदर ही मौत हो सकती है। 1 हफ्ते में? जी, इसकी मृत्यु दर 95% से भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हे भगवान। इलाज इसीलिए बेहद मुश्किल है क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसकी पहचान करना बहुत कठिन होता है। कुछ एंटी फंगल दवाएं हैं जो दी जाती हैं, लेकिन अक्सर जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 95% मृत्यु दर, ये तो वाकई भयानक है। क्या ये सिर्फ केरल या भारत की समस्या है? नहीं, ये दुनिया भर में पाया जाता है। हालांकि इसके मामले होते दुर्लभ हैं, पर चिंता की बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो इसके पनपने लायक इलाके भी शायद बढ़ रहे हैं। ये तो चिंता की बात है। केरल में स्वास्थ्य विभाग पानी के स्रोतों को क्लोरीन से साफ करने जैसे कदम उठा रहा है, जो बचाव का एक तरीका है। पर सबसे जरूरी है सावधानी, खासकर गर्म मौसम में,
रुके हुए ताज़े पानी में नहाने या डुबकी लगाने से बचना चाहिए। ये जानकारी वाकई बहुत ज़रूरी है, सभी को ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। एक शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। हाल में भारत के कुछ आंकड़े आए हैं, जरा आसान शब्दों में समझाएंगी ये होता क्या है? बिल्कुल, आसान भाषा में अगर कहें तो राजकोषीय घाटा मतलब सरकार का कुल खर्चा उसकी कुल आमदनी से ज्यादा होना। लेकिन इसमें हम उधार से होने वाली आमदनी को शामिल नहीं करते। मान लीजिए सरकार ने साल भर में टैक्स और दूसरी चीजों से 100 रुपए कमाए, ठीक है। लेकिन उसने खर्च कर दिए 120 रुपए सड़कें बनाने में, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने में, सब्सिडी देने में वगैरह वगैरह। तो ये जो 20 रुपए का अंतर आया ना, इसे पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ेगा। यही 20 रुपए राजकोषीय घाटा है। अच्छा, मतलब कमाई और खर्च का अंतर उधार को हटाकर। जी, और इसे आमतौर पर जीडीपी यानी देश की जो कुल सालाना आय है उसके प्रतिशत के रूप में दिखाते हैं। इससे ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के साइज के मुकाबले सरकार कितना ज्यादा उधार ले रही है। तो क्या घाटा होना हमेशा ही बुरी बात होती है? जरूरी नहीं। देखिए, अगर सरकार उधार लेकर पैसा ऐसी जगह लगा रही है जिससे भविष्य में देश की उत्पादन क्षमता बढ़े, आमदनी बढ़े, जैसे अच्छी सड़कें बनाना, बंदरगाह बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करना, तो ये लंबे समय में फायदेमंद भी हो सकता है। खासकर जब अर्थव्यवस्था सुस्त हो, मंदी का दौर हो, तब सरकारी खर्च बढ़ने से इकोनॉमी को एक पुश मिलता है। लेकिन अगर घाटा लगातार बहुत ज्यादा बना रहे तो ये चिंता की बात जरूर है। इससे देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, उस कर्ज पर ब्याज चुकाने का बोझ बढ़ता है, महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है और बाजार में निजी निवेश के लिए पैसा कम बचता है, जिसे क्राउडिंग आउट कहते हैं। और अभी भारत की स्थिति क्या है इस मामले में? हाल के आंकड़े क्या बता रहे हैं? देखिए, भारत सरकार ने पिछले साल यानी 2024-25 में घाटे को जीडीपी के करीब 4.8% पर रखने का जो लक्ष्य था वो हासिल कर लिया था। इस साल 2025-26 के लिए लक्ष्य है इसे 4.4% तक लाने का। लेकिन जो शुरुआती आंकड़े आए हैं इस साल के पहले 4 महीनों के, अप्रैल से जुलाई 2025, वो थोड़ी चिंता बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? इन 4 महीनों में ही घाटा पूरे साल के अनुमान का लगभग 29.9%, मतलब करीब 30% तक पहुंच गया है। जबकि पिछले साल इसी दौरान ये आंकड़ा सिर्फ 17.2% था। तो ये उछाल क्यों आया? खर्च ज्यादा हो गया या आमदनी कम हुई? मुख्य वजह तो सरकारी खर्च का बढ़ना ही लग रहा है। कुल खर्च करीब 15.63 लाख करोड़ रहा है इन 4 महीनों में, जबकि आमदनी उधार छोड़ के करीब 10.95 लाख करोड़ रही। हालांकि एक अच्छी बात ये हुई कि आरबीआई से सरकार को अच्छा खासा डिविडेंड मिला, करीब 2.69 लाख करोड़ का। हाँ, ये खबर आई थी। जी, उससे कुछ राहत जरूर मिली, वरना घाटा शायद और भी ज्यादा होता। खर्च में बड़ा हिस्सा सब्सिडी का भी है, जैसे खाने पर, खाद पर, पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी, वो भी करीब 1.13 लाख करोड़ रही है। तो सरकार के सामने अब ये चुनौती है कि जरूरी खर्च भी करे और घाटे को काबू में भी रखे। मतलब एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल काम है। चलिए अब आज के आखिरी विषय पर आते हैं, जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ध्वनि प्रदूषण। खासकर शहरों में ये एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब गाड़ियों का शोर, कंस्ट्रक्शन की आवाजें, लाउडस्पीकर, ऐसा लगता है जैसे शांति कहीं खो सी गई है। क्या ये सिर्फ एक परेशानी की बात है या हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक है? ये सिर्फ झुंझलाहट या परेशानी पैदा करने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारी सेहत के लिए एक गंभीर खतरा है। ध्वनि प्रदूषण का मतलब है कोई भी ऐसी आवाज़ जो हमें पसंद न हो, जो हमारे सामान्य काम में बाधा डाले या हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाए। और भारत के शहरों में इसकी सबसे बड़े स्रोत देखें तो एक तो ट्रैफिक का शोर है ही, सबसे बड़ा कारण शायद यही है। फिर कारखानों और मशीनों की आवाज़ें हैं, निर्माण कार्य जो लगातार चलते रहते हैं, और हाँ, लाउड स्पीकर और त्योहारों वगैरह का शोर भी इसमें शामिल है। सेहत पर इसका क्या क्या असर पड़ सकता है? असर काफ़ी गंभीर हो सकते हैं अगर आप लगातार तेज शोर में रहें। मान लीजिए 75 डेसिबल डीबी से ज़्यादा, तो सुनने की क्षमता हमेशा के लिए कम हो सकती है या जा सकती है। कानों में अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो सकती हैं, जिसे टिनिटस कहते हैं। इसके अलावा दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तनाव, चिंता, नींद न आना, चिड़चिड़ापन,
यहाँ तक कि सोचने समझने की क्षमता मतलब कॉग्निटिव फंक्शन वो भी कम हो सकता है। नींद पर भी असर पड़ता है। हाँ, अगर आपके आसपास 45 डेसिबल से ज़्यादा शोर है तो आपकी नींद खराब हो सकती है। और बच्चों की पढ़ाई और याददाश्त पर भी इसका बुरा असर देखा गया है। इसीलिए कुछ लोग इसे भारत में एक नज़रअंदाज किया गया सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट कह रहे हैं। क्या भारत में शोर के स्तर को लेकर कोई नियम कानून भी है, जैसे कितनी आवाज ठीक है? हाँ, नियम तो है। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 है। इनके तहत अलग अलग इलाकों के लिए शोर की सीमाएं तय की गई हैं। जैसे रिहायशी इलाकों में दिन के समय 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल की सीमा है। शांत क्षेत्र जैसे अस्पताल या स्कूल के पास ये सीमा और भी कम है, दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल। लेकिन क्या इन नियमों का पालन होता है? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा आपने। असलियत यही है कि ज्यादातर शहरों में इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता है। शोर का स्तर अक्सर 70, 80, 90 डेसिबल या उससे भी ज्यादा पहुंच जाता है। तो फिर नियम होने का फायदा ही क्या, अगर उनका पालन ही नहीं होता? दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत कई स्तरों पर है। एक तो जो एजेंसियां हैं नियमों को लागू करवाने वाली, उनके पास शायद उतने संसाधन नहीं है। कभी कभी लगता है राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है। फिर लोगों में जागरूकता भी कम है। कई बार तो शोर को हम विकास या उत्सव मनाने का एक जरूरी हिस्सा मान लेते हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण को अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना है और नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो इसका हल क्या है फिर? क्या हम आम लोग कुछ कर सकते हैं? हल के लिए तो कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। कुछ तकनीकी उपाय हैं, जैसे सड़कों के किनारे साउंड बैरियर लगाना या ऐसी सड़कें बनाना जिनसे शोर कम हो। शहरों की प्लानिंग बेहतर करनी होगी, जैसे रिहायशी इलाकों और शोर वाले इंडस्ट्रियल इलाकों के बीच बफर जोन बनाना, ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। और हमारे अपने स्तर पर? सबसे जरूरी है व्यवहार में बदलाव लाना। लोगों को जागरूक करना होगा, बेवजह हॉर्न बजाने से बचना, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सोच समझकर और सीमित करना। नियमों का सख्ती से पालन हो, निगरानी बढ़े और उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगे। एक और दिलचस्प बात है जो आजकल कही जा रही है, ध्वनिक सहानुभूति यानी अकूस्टिक एम्पैथी। मतलब ये कि हम दूसरों की शांति का भी ख्याल रखें। ध्वनिक सहानुभूति एक नई और अच्छी सोच है। शायद हमें शहरों में रहते रहते शोर की इतनी आदत पड़ गई है कि हम भूल ही गए हैं कि शांति भी कितनी जरूरी चीज है। बिल्कुल। कई बार इसे नॉइज फटीग या शोर थकान भी कहते हैं, जब लोग शोर के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें अंदर ही अंदर कितना नुकसान पहुंचा रहा है। यूरोप के कई देशों ने इस पर बाकायदा नीतियां बनाई हैं, काम किया है, लेकिन भारत में अभी इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना दिया जाना चाहिए। तो एक राष्ट्रीय स्तर की नीति की जरूरत है, अलग अलग विभागों में बेहतर तालमेल की जरूरत है और लगातार जागरूकता अभियानों की जरूरत है। तो आज हमने देखिए कितने अलग अलग आयामों को छुआ। एससीओ जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच से लेकर अफगानिस्तान में जमीन के हिलने तक, एक छोटे से जानलेवा अमीबा के खतरे से लेकर देश की आर्थिक सेहत और हमारे अपने शहरों के कान फाड़ू शोर तक। हाँ, और अगर इन सभी अलग अलग कड़ियों को जोड़ के देखें तो एक बात बहुत साफ नजर आती है, वो ये कि हमारी दुनिया कितनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है और हर स्तर पर, चाहे वो ग्लोबल लेवल हो या लोकल, जानकारी रखना, सतर्क रहना और सही समय पर सही कदम उठाना कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। चाहे वो वैश्विक सहयोग की बात हो या प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारी या स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता या फिर आर्थिक नीतियां हों या हमारे अपने आसपास का माहौल, ये सब हमें बार बार याद दिलाता है कि तैयारी और जिम्मेदारी कितनी अहम है। शायद हम सबको ये सोचना चाहिए कि इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में हम व्यक्तिगत तौर पर और एक समाज के तौर पर कैसे और बेहतर